नमस्कार मित्रों, फेसबुक लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये लाइव जो है वो हमारी पिछली कड़ी जो है उसको आगे लेकर जाएगा, जिस कड़ी का नाम है त्रिक भावों की कहानी। कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव, जिसके ऊपर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। और आज सिंह लगन वालों के साथ चर्चा होगी जिनकी कुंडली में सिंह लगन है। तो आप जब तक लाइव के साथ जुड़ें, और इधर मैं थोड़ा सा अपनी वॉल पे शेयर कर लूं, और ऑडियो और वीडियो भी आप बता दीजिए कैसा है। मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये लाइव जो है वो हमारी पिछली कड़ी जो है उसको आगे लेकर जाएगा। तो ये ऑडियो आज आपको ज़्यादा क्लियर सुनेगा क्योंकि माइक लगा हुआ है ना, तो ये आसपास की साउंड को कैच नहीं करता। लीजिए, इसको मैंने शेयर कर दिया अपने कुंडली स्कैनर्स के ऊपर। ठीक है। KN पाठक, राजेंद्र संधू जी और भार्गव साजन, हार्दिक स्वागत है। इसको हम शेयर कर लें जहाँ जहाँ कर सकते हैं। और आज बात करेंगे सिंह लगन वालों की, जो कल हमारी चर्चा का विषय था। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा जी, ऑडियो वीडियो आपको भी क्लियर दिखाई दे रहा है। शीनम जी, आपका भी स्वागत है। संदीप कौशल, हार्दिक स्वागत आपका। जय भगवान परशुराम। विजय लक्ष्मी, हार्दिक स्वागत है आपका। जय श्री राम। तो आज का लाइव जो है, आज सिंह लगन के बारे में बात करेंगे। जो लोग लेट जुड़े हैं, और हम पिछले 3-4 एपिसोड से ये चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली के त्रिक स्थान, नेगेटिव हाउस कौन से होते हैं, जिसको छठा घर, 8वां घर और 12वां घर कहा गया है। छठा घर आप सब लोग जानते ही हैं, जिसका संबंध रोग, शत्रु और कर्ज के साथ माना गया है। 8वां घर बहुत रहस्यमयी होता है। अष्टम स्थान में गया हुआ ग्रह बहुत अजीब तरह के फल देता है, भ्रमित भी करता है इंसान को, आयु को क्षीण भी करता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है, बदनामी कलंक भी देता है, और तंत्रिक विद्याएं भी सिखा देता है, अकोलट साइंस सिखा देता है। और 12वां घर है जिसको हम व्यय स्थान कहते हैं। जीवन का व्यय, लगन का व्यय, जेब का व्यय, आत्मा का व्यय, वो 12वां घर होता है, जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की संघर्ष भरी यात्राएं करनी पड़ती हैं, जिनमें हॉस्पिटल की यात्रा मानी गई है, जेल की यात्रा मानी गई है, और घर से दूर जाकर अगर रहना पड़ जाए, जिसको विदेश की यात्रा कहा गया है, तो वो 12वां घर माना गया है। ठीक है। तो ये 6, 8 और 12, इसके ऊपर चर्चा चल रही है हमारी। और आज सिंह लगन का नंबर है। कर्क लगन तक मैं बता चुका हूँ कि आप लोगों के छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का स्वामी कौन कौन सा है, और उनमें से मोस्ट नेगेटिव कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वो भी आप लोग अपना अपना प्रयोग करते रहा कीजिए। ठीक है। जब भी आपको दान पुण्य करना होता है तो नेगेटिव प्लैनेट्स के दान किए जाते हैं, लेकिन उनमें ये ज़रूर देख लीजिए कि
अगर आपकी कुंडली के अनुसार कोई भी ग्रह त्रिकोण का स्वामी हो गया, लगन पंचम नवम का स्वामी हो गया, और वही ग्रह की दूसरी राशि 6, 8, 12 में आ जाए, तो उसको फिर ट्यून करना चाहिए, उसको डोनेट करके वीक नहीं करना चाहिए। लेकिन एंटी जो प्लैनेट होते हैं, जैसे मान लो देव लगन वालों के लिए दैत्य लगन एंटी प्लैनेट होते हैं, उनकी फिर आप डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंह लगन के लिए आज शुरू करेंगे। उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कल के लाइव में जब बात हम कर रहे थे कि किस प्रकार अगर बृहस्पति ही शुभ ग्रह भी हो, यानी कि त्रिकोणपति भी हो, और बृहस्पति भी की एक राशि 6, 8, 12 में आ जाए, तो उसको कैसे ट्यून किया जाता है कि बृहस्पति की वस्तुएं, जैसे कोई भी पीली चीज़ें, बृहस्पति के कारक जैसे गुरु को, ब्राह्मण को, टीचर को, अध्यापक को, कुल गुरु को, कुल पुरोहित को, माता पिता को जो प्रथम गुरु होते हैं, दादा दादी को, बुजुर्गों को एज ए गिफ्ट देकर, भेंट देकर आशीर्वाद लिया जाता है। तो कल के लाइव में मैंने बोला था कि इसमें ज्योतिषी और कथावाचक नहीं आते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आज व्हाट्सएप में आए। एक मैसेज मैंने शायद शेयर भी किया था, अगर आप लोगों ने किसी ने पढ़ा हो, कि मुझे ऐसे बड़े मैसेज आए कि पंडित जी अब तक जो ज्योतिष समझ रहे थे या जान रहे थे, उसमें तो यही मालूम था कि जो बृहस्पति के कारक हैं उनको एस्ट्रोलॉजर को भी कहा जाता है और कथावाचक को भी कहा जाता है, जबकि मैंने कल के लाइव में कहा था कथावाचक और ज्योतिषी बृहस्पति के कारक तत्व नहीं होते, राहु ग्रह के होते हैं। शायद अगर कल आप में से कोई जुड़ा हो तो आपको ये बात याद होगी। तो इसके ऊपर मुझे 5-6 मैसेज आए, है ना। 1-2 तो नाराज़गी भरे भी आए, आवेश में भी लिखा कि ये बात सही नहीं लगती मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया लाइव में आप सुन रहे हो ना, तो लाइव में ही आपको इसका उत्तर दूंगा कि जैसे बृहस्पति को ट्यून करना हो, तो बृहस्पति के कारक अपने गुरु, कुल पुरोहित, मंदिर के ब्राह्मण जो हवन पाठ पूजा करते हैं, टीचर, अध्यापक, इनको बृहस्पति का सोर्स माना जाता है। तो वैसे ही अगर मैंने आपको कहा है कि एस्ट्रोलॉजर राहु तत्व है, तो आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है जो ज्योतिषी मित्र हैं। आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कोई जातक एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली दिखाने जाता है, पूछने जाता है, जब भी कोई जातक, तो वो अपना राहु ठीक कर रहा होता है। ध्यान से सुन लीजिए, चाहे कोई भी दशा हो, कोई भी अंतरदशा हो, किसी भी चीज का उपाय बता दे पंडित या एस्ट्रोलॉजर कोई भी, तो असल में आपकी कुंडली का राहु तत्व ठीक होता है। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर है या कथावाचक है वो राहु का तत्व माने गए हैं। चाहे आपको साधारण बात कह दे कि जाओ भैया चींटियों को आटा डाल दो, बस इतनी सी बात डाल दे, जाओ गाय को हरा चारा डाल दो, कोई फालतू उपाय ना भी बताए, तो भी मान लीजिए आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट बैठे हैं, उसने आपकी कुंडली देखकर बोला चींटियों को आटा डालिए, या आपकी कुंडली देखकर बोला कि गाय को हरा चारा डालिए, या बोल दिया कि शनिवार को डकोत के डोलू में तेल डालिए, 2 मिनट लगे, किसी भी ग्रह का उपाय बता दे एस्ट्रोलॉजर, आपकी कुंडली का राहु तत्व, केतु भी ठीक होता है इससे, राहु और केतु पूछने से शांत होते हैं एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि ज्योतिषी को बृहस्पति का कारक नहीं, राहु का कारक माना जाता है।
वो इसलिए माना जाता है, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि चाहे बात कथा की हो, हम भागवत में बैठे हों, चाहे बात ज्योतिष की हो, इसके अंदर मैन्युपुलेशन करनी पड़ती है हमें। इसका सीधा सीधा संबंध मनोविज्ञान के साथ है, साइकोलॉजी के साथ है। कई बार ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं हमारे सामने कि सामने वाला मासूम क्लाइंट जिस चीज को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट समझ रहा हो, उसी से उसको धोखा मिलना होता है, ये कुंडली बता रही होती है। ध्यान से सुन लीजिए कि सामने वाला मान लीजिए शादी की बात पूछने आ गया कि पंडित जी मेरी शादी कब होगी, और शादी के घर में बैठा हुआ है राहु शुक्र के साथ या राहु मंगल के साथ। अब सामने नजर आ गया है कि इसकी तो शादी के बाद बैंड बजने वाली है, खटिया खड़ी होने वाली है, कि मंगल राहु सातवें घर में है, शुक्र राहु सातवें घर में है। ये तो कोर्ट कचहरी थाना दिखेगा इसको बाद में, क्योंकि राहु लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब एस्ट्रोलॉजर के पास वो बेचारा या वो बेचारी बड़े चाव से शादी के बारे में पूछने आई है। तो ऐसे में थोड़ी मैन्युपुलेशन करनी पड़ती है कि अगला सामने बैठा बिल्कुल हताश ना हो जाए, बिल्कुल निराश ना हो जाए। सीधा नहीं उसको बोला जा सकता कि भैया तेरी तो शुक्र राहु वाली कुंडली है, शादी मत करना नहीं तो बहुत पछताओगे। क्योंकि शुक्र राहु वाला जीवन साथी अगर आ गया जीवन में तो एक्स्ट्रा रिलेशन में ही रहता है। फिर मंगल राहु वाली कुंडली है, शादी मत करना। लड़ाई झगड़े अग्निकांड के जितने भी मैंने केसेस देखे हैं अग्निकांड के विवाह के बाद, तो मंगल और राहु करवाते हैं। तो अब उसको सीधा बोलना ठीक नहीं होता, क्योंकि उसको तो बड़ा चाव है। तो वहाँ पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर को मैन्युपुलेट करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारी शादी की तारीखें या महीने या साल तो ये निकलता है, लेकिन शादी करने से पहले ये वाले ग्रह, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना। ठीक है, उसको थोड़ा मैन्युपुलेट करके बताना पड़ता है, सीधा नहीं बोल सकते। अब जहां पे ये शब्द आ गया मैन्युपुलेशन, वहां पे समझ लीजिए राहु एक्टिव होता है, और ये इस कुर्सी पर बैठकर रोज 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 मैन्युपुलेशन करके लोगों को संतुष्ट करना पड़ता है। लोगों को आहत नहीं किया जाता, राहत पहुंचाई जाती है। यह है ज्योतिष विद्या का मेन ध्येय मकसद। आहत नहीं कर सकते किसी को, राहत पहुंचानी होती है हमें। तो इसका सीधा संबंध साइकोलॉजी के साथ है, मनोविज्ञान के साथ है। ऐसे ही कथावाचक को भी राहु का कारक माना गया है। वो क्यों? कि जब कई बार कथा में ऐसे प्रसंग आते हैं कि सुनने वाले नींद के आगोश में चले जाते हैं, जब वो देखता है कि मेरे सारे श्रोता तो नींद में जा रहे हैं, फिर वो मैन्युपुलेशन करता है, कोई रोचक सी बात बताता है ना। कथा करते करते कोई आपको रोचक सी कथा सुनाएगा, कहानी सुनाएगा, ताकि वो सामने बैठे जो श्रोता हैं, वो जो उबासियां लेने लग गए हैं, ऊँग रहे हैं, एकदम फिर से खुश हो जाए, ताली बजाएं, भजन गाने लगे, नृत्य करने लगे। तो दो जगह हमें एज ए मैन्युपुलेटर बैठना पड़ता है व्यास पीठ पे जाके, एक ज्योतिष की गद्दी पर और एक कथा की गद्दी पर। और जैसे कल मैंने बताया था कि बृहस्पति अगर अपना ठीक करना हो किसी को, तो बृहस्पति के कारक कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, ज्ञानी जी हैं गुरुद्वारा साहब के, मंदिर के पुजारी जी हैं, वो ब्राह्मण है जो हवन कांड, जो कर्म कांड करते हैं, हवन क्रिया वगैरह, हमारे ही बुजुर्ग हैं, दादा दादी माता पिता। तो बृहस्पति के कारक वो हैं, उन्हें बृहस्पति की चीज भेंट करके आप लोग बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तो जो लोग अभी मुझे पूछ रहे थे आज व्हाट्सएप में कि आपने तो ज्योतिषी को राहु बोल दिया, तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके जातक है ना, आपके क्लाइंट्स आपको फीस देते हैं या
कोई गिफ्ट दे देते हैं लाकर कभी किसी, मैं जी वहाँ गया था आपके लिए पंडित जी ये ले आया हूँ, तो उसका राहु ठीक होता है। तो ये बात सीखने की है, समझने की है। कुछ लोग नाराज हुए हैं मेरे से आज कि कल आपने ऐसा क्यों कहा कि वे एस्ट्रोलॉजर राहु होता है। तो याद रख लीजिए, एस्ट्रोलॉजर राहु का सोर्स ही होता है, एस्ट्रोलॉजर राहु का तत्व ही होता है। लेकिन सारी दुनिया के लिए ये एक मैं सीक्रेट बात खोल के बता देता हूं कि कुंडली दिखाना, कुंडली पढ़ाना राहु ठीक कर देता है। फॉलो कर ली अब आपने बात, कि जैसे बृहस्पति ठीक करने के लिए कुल गुरु, वैसे ही राहु ठीक करने के लिए ज्योतिषी होता है। तो ये मैं समझता हूं कि जो जो लोग मुझे आज व्हाट्सएप कर रहे थे कल का लाइव देख के, उन्हें इस बात से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, नहीं तो ये मेरा व्हाट्सएप चलता ही रहता है, पंडित जी जवाब नहीं दिया आपने, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे बताया नहीं। ऐसे ही बहुत सारे सिंह लगन वालों ने भी मुझे सुबह व्हाट्सएप किया कि पंडित जी हमारी जब बारी आई तो आपने कहा जी अगले दिन करेंगे। अगले दिन मैं इसलिए कर रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। चाहे मैं 3 घंटे भी बोलता हूँ तब भी मीन लगन तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि तसल्ली कर से एक एक लगन या 2 लगन ले सकते हैं, सबको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो करक लगन तक हम बात कर चुके हैं और अभी भी 36 लोग जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले मेल मिलाप कर लें। सबसे नीचे नज़र आ रहे हैं मानवी पाठक, ठीक है, और नीरू शर्मा ने लिखा है आपने आज सिंह लगन बताना। हाँ जी नीरू जी, आज का हमारा टॉपिक सिंह लगन का ही है। और मोनिका शर्मा आपका भी स्वागत है। चलिए मैं सारे पीछे ही ले जाता हूँ जितने भी नाम हैं। भार्गव साजन है, रजिंदर संधू हैं, KN पाठक हैं, और राजीव शर्मा हैं, संदीप कौशल, विजय लक्ष्मी, डॉली गरेवाल हैं। नवनीत कालिया ने लिखा है आप बिल्कुल साउथ के हीरो जैसे लगते हो। हाँ, कई लोग मुझे कहते रहते हैं ये वाली बात, पर मुझे रोल कोई नहीं देता, ना पंजाबी फिल्मों में रोल देता है ना साउथ की फिल्मों में, बस कहते रहते हैं हीरो है हीरो है। शीनम गोयल, संतोष कपूर, रमन वालिया, अर्श संधू, भार्गव साजन, वालिया प्रिटी, गगनदीप ढिल्लो, पूनम शर्मा, मिंटू हंसपाल जी ने कुछ लिखा है कि मेरा सिंह लगन है, मेरा शुक्र केतु चंद्र 12वें भाव में है, लास्ट वाले में शुक्र कैसा है। तो अभी आज सिंह लगन का जिक्र करेंगे। मिंटू जी आप सुनते रहिएगा। नीलम शर्मा, रुचि गुप्ता बांसल, पूनम शर्मा जी ने कुछ लिखा है कि आप हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जो हमें कभी भी पता नहीं था। हाँ ज़रूर, ये ज्ञान आप भी लीजिए और प्रयास कीजिए, इसको शेयर कर लिया कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अगली युवा पीढ़ी तक जरूर चला जाए, क्योंकि ये कोई वहम भरम कोई ऐसा काम नहीं है, ये वैदिक विद्या है। इसको अगर समझ गए तो क्या से क्या बन सकते हैं। टिंकू जैन, सुखबीर कौर, सुखबीर कौर ने लिखा राहु मेरा भी चल रहा है, तो आपको भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। नवनीत तलवार, सोनिया किंगर, संजय काला, अमर ज्योति, महावीर प्रसाद और सनी वलराज, संजय बांडुला, पंकज बेदी जी लिख रहे हैं यू आर ग्रेट पंडित जी। थैंक यू जी, आप भी ग्रेट हैं, जो हम सब जुड़े हुए हैं। और मोनिका शर्मा ने लिखा कल का मेरा भी एक क्वेश्चन है। आप लिख दीजिए तो मैं देख रहा हूँ, जो जो मेरी समझ में आएगा मैं आंसर दे दूँगा। राजेश शर्मा, बबीता शर्मा, बरजिंदर सिंह जंडू और रमन मूर्ति जी ने कुछ लिखा है वृष लगन। वृष लगन का रमना जी निकल चुका है, आप पिछले लाइव में ढूंढ लीजिएगा। नील कमल शर्मा, प्रवीण शर्मा, गोपाल कृष्ण जी और बरजिंदर जंडू जी ने कहा कि मिथुन दा किस दिन सी, वो पिछले लाइव में है जी। हाँ, तो नीरू जी ने शेयर कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश शर्मा कह रहा है कि बर्थडे पार्टी में आपने कॉमेडी की है। कॉमेडी करनी चाहिए जी, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर ना होता तो कॉमेडियन ही होता, ठीक है ना। तो मोनिका शर्मा ने लिखा है कि करक लगन में 8th की वीक करने से 7th भी वीक होगा।
देखो, करक लगन की जो थ्योरी है ना, उसमें जो 8th हाउस होता है वो शनि कारक है उसका। तो शनि ग्रह दान करने से प्रसन्न होना है आपका, याद रख लीजिए। इसलिए चाहे वो सप्तम भाव का भी स्वामी है, जो शनि है, वो अष्टम भाव का भी स्वामी है। सातवां भाव भी मारक स्थान होता है, रीजन टू डेथ। आठवां भाव भी मारक स्थान होता है। इसलिए दोनों का दान करने से ही ये शुभ होना है, क्योंकि देव लगन के लिए वो दैत्य थ्योरी बनती है। तो इसको आप वृष लगन से मिक्स मत कीजिए, क्योंकि कल मैंने एक आंसर दिया था वृष लगन को कि शुक्र ही अगर त्रिकोणपति हो और शुक्र ही किसी इंपॉर्टेंट हाउस का स्वामी हो, उसे फिर चेंज करके शुक्र ही बनाना चाहिए। तो ये करक लगन वालों को आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। करक लगन वालों के लिए शनि एंटी प्लैनेट होता है, और यहां पर शनि दान से प्रसन्न होता है। अगर आप शनि का दान करेंगे करक लगन वाले, तो सप्तम भाव भी शुद्ध होता है उससे, और अष्टम भाव भी शुद्ध होता है, क्योंकि दोनों ग्रह रीजन टू डेथ मार्केश होते हैं। आप शब्द सातवें घर के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है पति, पति, पत्नी। जीवन साथी का अगर लेडी की कुंडली देखेंगे तो पति, और जेंट की कुंडली देखेंगे तो पत्नी। अब इन दोनों शब्दों को पीछे जो संस्कृत भाषा का भेद है वो है पतन। पति पत्नी पतन के कारक हैं, आयु की क्षीणता के कारक हैं, जीवन की समाप्ति के कारक होते हैं। हमारी एक महान गायिका है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, ठीक है। वो ब्रह्मचार्य में चली गई, उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन उनके समकालीन मोहम्मद रफ़ी, किशोर, मुकेश, मन्ना डे, ऐसे जितने भी थे वो सारे जल्दी जल्दी निपट लिए। बुजुर्ग हो गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को बीमारियां लग गई। अगर कोई जिंदा भी है तो वो गायन कला के लायक नहीं रहा। लेकिन जो लता मंगेशकर हैं, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य में चली गई, उनका ना पति ना पत्नी ना पतन का कारक बना कोई। तो सप्तम भाव और अष्टम भाव दोनों पतन के कारक होते हैं। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। करक लगन की अगर बात करेंगे तो शनि दान से प्रसन्न होगा, ठीक है। तो ये चलिए, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दो चार क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है। और ये किसने पूछा था प्रश्न? मोनिका शर्मा जी ने। विपन शर्मा जी पूछ रहे हैं सिंह लगन में चंद्र का फल क्या होगा। सिंह लगन में चंद्रमा बहुत खराब करता है, अभी बताएंगे, क्योंकि वो 12वें घर का स्वामी है। और हाँ, भार्गव साजन बहुत अच्छा सबको आंसर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे एपिसोड देखे हैं भार्गव साजन। तो वो सबको बता रहे हैं कौन से एपिसोड में कौन सा ग्रह, कौन से ग्रह के बारे में बोला हुआ है। अर्श संधू ने कहा कि भगवान ने आपको इतना अच्छा रोल दिया है गुरुजी, यू आर रियल लाइफ हीरो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। समीर भारद्वाज कह रहे हैं कि आपके लाइव की वेट सबको रहती है। चलो, बहुत अच्छी बात है जी, अगर आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा लाइव करना भी सफल रहता है। मनजिंदर गरेवाल जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। तो मनजिंदर, यहाँ पर कुंडली नहीं मैं देख पाऊंगा, उसके लिए आपको प्रोफेशनली व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। दीपिका सोनी, लवप्रीत आहूजा, सनी वलराज ने लिखा है गुरुजी अगर कुंडली में चंद्रमा नीच हो, कोई भी लगन हो, 6, 8, 12 हो, लेडीज करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? अरे ये बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन है। चंद्रमा ना भी हो कुंडली में तो भी रख सकती हैं, नीच हो, उच्च हो, सुच्च हो, जो मर्जी हो। सुखबीर कौर, स्वागत है आपका। विकास मित्तल और संतोष कपूर जी ने पूछा है कि पंडित जी अगर लगन और राशि अलग अलग हो तो क्या करें? वो तो ज़्यादातर अलग अलग ही होती है, लगन को कंसिडर करें। संतोष कपूर जी ने पूछा मकर लगन करक राशि हो तो मकर लगन को देखें, करक राशि को भूल जाएं। चलिए, अब तक मैं सारे आपके क्वेश्चन पढ़ चुका हूं और उधर हमारे 50 लोग हो चुके हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए आप में से सिंह लगन कौन कौन है? मुझे थम्स अप भेज दीजिए ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि मैं डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट में हूं, क्योंकि अभी सिंह लगन का टॉपिक शुरू करने लगे हैं, ठीक है। तो सिंह लगन वालों का थम्स अप।
हाँ, विनय सूद जी आपका भी स्वागत है। पलविंदर कौर बख्शी आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि हमारा ये टॉपिक चल रहा है कुंडली के नेगेटिव हाउसेस पे, जिसे ज्योतिष की भाषा में त्रिक स्थान कहा जाता है। तो मेरी तरफ से मुझे स्क्रीन थोड़ी ब्रेक ब्रेक सी लग रही है, कहीं आपको ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यहाँ से मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन रुक रुक के ब्रेक है। चलिए, आपके थम्स अप मिल रहे हैं मोनिका का, डॉली का और नीरू जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रा मैं अपने दूसरे सेट पे चेक कर लूँ। राजेंद्र संधू जी ने कहा कुंडली में सूर्य 0 डिग्री हो तो क्या करें? सूर्य अगर आपका कारक ग्रह है और 0 डिग्री है तो आपको माणिक रत्न धारण करना चाहिए। हाँ, राजेंद्र जी स्वागत है। संतोष जी का भी सिंह लगन है, सनी बलराज, महावीर प्रसाद जी का भी सिंह लगन है, मोहित आनंद जी का भी है। तो बहुत बढ़िया है। तो अभी टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन स्क्रीन में ब्रेक तो नहीं हो रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जरा मैं अपने दूसरे सेट पे चेक कर लूं। राजेंद्र संधू जी ने ठीक है, ठीक है। वैसे ही मुझे इधर से फील हो रहा था कि जैसे स्क्रीन ब्रेक हो रही है। ठीक है, मोहित सेठी, सुमित गुंबर जी ने बता दिया, सब क्लियर है। बबीता जी ने भी बता दिया। चलो, तो अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका सिंह लगन है तो कुंडली के प्रथम भाव में लगन में 5 नंबर अंक आएगा, 5 नंबर अंक, जिसको बोला जाता है सिंह लगन। ठीक है, तो आज सिंह लगन की बारी है। मेरी चेयर साइड पे नहीं है, मैं आप जो उसको चेक करेंगे ना, आपको साथ में कमेंट लिखना होता है, तो आपको चेहरा साइड पे नजर आएगा। नीरू जी, मैं बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मोहित सेठू जी कह रहे हैं ब्लर इशू है। ब्लर इशू कभी कभी जब मैं आगे पीछे होता हूँ ना, तो फिर वो फोकसिंग में आउट हो जाता है। चलिए, ठीक है। सिंह लगन वाले समझ लीजिए, आपको इसलिए सिंह लगन कहा जाता है कि 5 नंबर राशि जो है वो सिंह राशि होती है। वो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में अंकित होती है। जब आपका जन्म हुआ होगा, जिस भी दिन, जिस भी समय, उस समय पूर्व दिशा की तरफ सिंह लगन उदय था, इसलिए वो सिंह लगन की कुंडली बनती है। ठीक है, सिंह लगन देव श्रेणी का लगन है। सबसे प्रथम रूल तो आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरी कुंडली किस श्रेणी की है, देव श्रेणी की है या दैत्य श्रेणी की है। तो पहला रूल ये है, जब भी कुंडली खुलेगी तो खुद जान लीजिए या एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए कि मेरी कुंडली किस श्रेणी की है। आपकी कुंडली देव श्रेणी की है अगर आपकी कुंडली का लगन सिंह है। क्यों देव श्रेणी की है? क्योंकि इस लगन के स्वामी सूर्य देव होते हैं और इस लगन की त्रिकोण के मित्र बृहस्पति, मंगल और सूर्य होते हैं। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, इसका भी लाइव में 3-4 लाइव पहले कर चुका हूं। ठीक है, वो होते हैं आपके शुभ ग्रह। कौन? गुरु, मंगल और सूर्य। अब गुरु, मंगल और सूर्य की जो राशियां हैं, सूर्य की तो एक राशि होती है, अब बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, मंगल की भी 2 राशियां होती हैं। ठीक है, अब सिंह लगन वालों को जब बृहस्पति की बात करूंगा थोड़ी कंफ्यूजन होगी। वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए पंचम भाव का भी स्वामी होता है, तो अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। 5वें घर से संतान के बारे में पता चलता है, 5वें घर से एजुकेशन के बारे में पता चलता है। यंग बच्चे हों तो 5वें घर से लव अफेयर के बारे में पता चलता है। तो ये सडन गेन, जुआ, सट्टा, लॉटरी का घर, स्टॉक एक्सचेंज का घर भी पंचम स्थान ही होता है। तो यहाँ आपके जो 5वें घर का स्वामी है, संतान, विद्या, लव अफेयर का, वही आपके 8वें घर का भी स्वामी है। समझ गए? बृहस्पति की एक राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में आएगी और दूसरी राशि
आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएगी। तो ये बड़ी ही समझने वाली बात है। अब इसको सीधा सीधा अगर समझें तो सिंह लगन वालों को एजुकेशन टाइम में भी अड़चने आ जाती हैं कभी कभी, और औलाद के कारण भी कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं। ज़्यादा फीमेल बेबी आ जाती है। अगर मेल बेबी आए तो बच्चे घर से दूर चले जाते हैं, या माँ बाप से अनबन भी हो सकती है। ठीक है, वो आपकी कुंडली बताएगी। यहाँ बैठकर मैं सबको एक जैसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि कईयों की कुंडलियों में अच्छे ग्रह का प्रभाव भी होता है, लेकिन क्योंकि जो पंचमेश है वो अष्टमेश भी है, तो इसलिए अष्टम के गुण भी होते हैं उनमें अड़चने डालने वाले, और पंचम के गुण भी होते हैं। आइए अब आपको 6, 8, 12 की बात बता देते हैं। सिंह लगन वालों के लिए जो शनि देव हैं वो छठे भाव के भी स्वामी हैं, 7वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये सेम कंफ्यूजन हो गई है जो अभी अभी कर्क लगन वालों के लिए आपने पूछी थी। तो यहां पर याद रख लीजिए, छठा भाव भी नेगेटिव हाउस है और 7वां भाव भी मारक स्थान माना जाता है, क्योंकि वहां पर वही शब्द मिलेगा आपको, पतन, जीवन का पतन, आयु की क्षीणता। समझ गए? इसलिए जो भी मारक भाव होते हैं अगर उन्हें शुभ करना हो तो उनकी डोनेशंस दी जाती हैं। दान पुण्य 2 शब्द हैं कि वो कहता है जी मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं, बुजुर्ग कहेंगे दान पुण्य करा करो। समझ गए? जो बुजुर्ग जब कहते हैं दान पुण्य करा करो, तो इसका मतलब क्या है कि दान से कुछ ठीक होता है। तो यहां पर जितने सिंह लगन वाले हैं उनकी कुंडली का रोग, उनके जीवन में आने वाले शत्रु, उनके जीवन में आर्थिक संकट, कर्जा शनि देव बनाते हैं। इसलिए अगर शारीरिक कष्ट हो, बीमारी हो, परेशानी हो, चिंता हो, टेंशन हो, शत्रु का भय हो, कर्जे के कारण आर्थिक कमजोरी आ रही हो, तो यहां पर सीधा सीधा शनि की काली चीजों का परहेज भी होता है और दान भी होता है। तो यहां पर आपको शनिवार वाले दिन ब्लैक कलर के कपड़े धारण करने से परहेज भी करना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन जो अर्थ है वो सैटर्न की ऑरा में होती है, वो शनि की ऑरा में होती है। और जिन जिन का धरती के ऊपर शनि बढ़िया है, शनि उच्च है, शनि दैत्य श्रेणी में उच्च है, उन्हें तो शनिवार का दिन बड़ा फल जाता है। लेकिन जिनकी कुंडलियां जैसे सिंह लगन है, इनका तो छठा घर जाग जाता है शनिवार वाले दिन, तो उस दिन शनि की रश्मियां कैच मत करें। ब्लैक कपड़े पहनने की आदत वैसे भी सिंह लगन वालों के लिए अच्छी नहीं होती, उससे भी उनको लोनलीनेस मिलेगी। काला कपड़ा अगर सिंह लगन वाले पहनेंगे तो धीरे 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 अकेलेपन में चले जाएंगे, धीरे धीरे सब दूर होने शुरू हो जाते हैं, गृहस्थी, संतान, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, क्योंकि आप शनि को एक्टिव रखते हैं काला कपड़ा पहनकर। ठीक है, आप सोसाइटी में खूब आनंद ले सकते हैं, वो दिखावे का आनंद होता है, लेकिन अंदर अकेलापन होता है, कारण शनि एक्टिव होता है। तो ब्लैक कलर का वैसे भी परहेज करो ज़्यादा से ज़्यादा। सिंह लगन वाले सैटरडे वाले दिन तो बिल्कुल ब्लैक कलर से बच के रहना चाहिए। ठीक है, उल्टा क्या करना है आपको शनिवार वाले दिन? रोग को दूर करना है, शत्रु को दूर करना है, कर्जे को दूर करना है। तो आपको किसी निर्धन को, जिसके पाँव में चप्पल ना हो, उसे चप्पल पहनानी चाहिए, उसे शूज लेकर देने चाहिए, उसे जुराबें लेकर देनी चाहिए। विशेषकर जो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं ना झुग्गी झोपड़ी गलियों में इधर उधर, उनको, क्योंकि शनि जो है अगर कथा सुनेंगे तो शनि भटक रहा है। शनि अपने पिता से प्रताड़ित हुआ और भटकने लग गया। शनि ने अपनी माता से झगड़ा किया और माता ने उसके टांग के ऊपर लकड़ी दे मारी, तो वो भटक रहा है, उसके पाँव में जूती भी नहीं है। अगर आपने शनि को खुश करना है कि वो शांत रहे, तो ऐसे बच्चे जो स्लम्स एरिया में होते हैं उन्हें 8 जोड़े रबड़ की चप्पल मिल जाएगी सस्ती सी,
या जुराबें ही ले सकते हैं आप, ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की, 8 की शेप में आप बच्चों में डोनेट किया कीजिए। नहीं तो फिर आप डोनेशन में अगर जाएंगे तो काले चने हैं, उड़द की दाल है, चाय पत्ती है, काले अंगूर हैं। और बहुत इजी रेमेडी अगर करनी हो तो कई लोग कहते हैं पंडित जी कोई इजी और बता दो, तो इजी रेमेडी है काले गुलाब जामुन बांट दीजिए, हंसकर ले लेंगे। कोक की बोतल, काला ड्रिंक होता है कोक का, कोका कोला का, तो वो आप गरीब बच्चे को पिला दीजिए, वो खुश हो जाएगा। गरीब बच्चा अगर आपके हाथ से गुलाब जामुन खाकर खुश होता है, आपके हाथ से कोक पीकर खुश होता है, आपके हाथ से चप्पल शूज लेकर खुश होता है, तो समझ लीजिए शनि देव खुश होते हैं। और अगर शनि खुश करने में कामयाब हो गए आप लोग सिंह लगन वाले, तो रोग सता नहीं सकता, शत्रु डरा नहीं सकता, कर्जा आपका सर झुका नहीं सकता। ये याद रख लीजिए। काले रंग की चीजें गरीब बच्चे को दान करके उसे खुश कीजिए। यहाँ लंगर चल रहे हो, वहाँ गुरुद्वारा साहब में जाएं, वहाँ पे काली दाल बांटिए, है ना, खुद भी वर्ताइए वहाँ जाकर, और अपनी जेब से भी वहाँ पे काले चने, काली दाल, चाय पत्ती का डोनेशन दीजिए। क्योंकि वहाँ पे हजारों हजारों लोगों को, हमारी ये प्रथा हमारे गुरुओं की देन है हमें, कि जहाँ पर भी आपको भूखा कोई मिल गया, उसके पेट को भरने के लिए आपने अपनी हैसियत के अनुसार दसवंध निकालना ही निकालना है, ताकि लंगर लग सके। तो ये पंजाब की प्रथा है, और बहुत ऐसी शानदार प्रथा है, पूरे विश्व में गुरुओं का संदेश गया हुआ है, पूरे विश्व में। कहीं भी आप देख लेंगे गुरुद्वारा साहिब, या कहीं भी आप देख लेंगे कि हमारे सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, दुनिया में कहीं भी, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, राहत कार्य में पहले पहुंच जाते हैं और फिर दसवंध निकालते हैं, समझ गए। तो ये हमारे शास्त्रों की, वेदों की, आगे जाकर हमारे गुरुओं की दी हुई शिक्षा है। तो जो सिंह लगन वाले हैं वो इसका खूब उपयोग कीजिए। जहाँ भी लंगर चल रहा हो वहाँ पर आप काली चीजें भेंट कीजिए। कई बार मंदिर या गुरुद्वारे जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर शूज रैक बने होते हैं, जिसको कहते हैं जोड़ा खाना, जोड़े की सेवा। जोड़े की सेवा जो है, ध्यान से सुन लीजिए, वो भी शनि का उपाय होता है। हमारे यहाँ पे दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा है, जहाँ मेरा बचपन सारा निकला है, तो मैंने देखा बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े रईस, द रिचेस्ट सिख ऑफ लुधियाना, बड़े बड़े, नॉट ओनली सिख, हिंदू भी, लाला भी, जोड़े खाने में बैठकर एक तो अपनी जेब से वहां पर ब्रश और काले रंग की शू पॉलिश देके आते हैं, और फिर बाबा जी की भीड़ पे मत्था टेकने में चाहे 5 मिनट लगाएं, लेकिन जोड़े खाने में बैठकर 1-1 घंटा शूज पॉलिश करते हैं। तो क्या इसका मतलब है आपको पता है? इसका मतलब है शनि ग्रह को ठीक कर लेना। शास्त्रों में कथा है कि भगवान कृष्ण का मित्र था फटेहाल सुदामा। सुदामा बहुत गुर्बत में था, क्योंकि उसने भगवान के 40 चने चुरा कर खा लिए थे, और उसको श्राप दे दिया था गुरु माँ ने। जब गुरु माँ ने सुदामा का मस्तक पढ़ा तो उस मस्तक पर लिखा था कि इसके पास अखंड अखंड लक्ष्मी योग है। तो गुरु माँ को जब पता चला कि इसने कृष्ण के 40 चने खा लिए हैं, तो गुरु माँ ने अपने हाथ से उसको क्षीण कर दिया था कि क्षीण लक्ष्मी योग, तेरे को अब दरिद्रता मिलेगी, फटे हाल रहेगा, नंगे पैर रहेगा। तो जब 40 चने खा लिए सुदामा ने और उसको कर्म का फल भुगतना पड़ा, 40 वर्ष गुर्बत में रहा वो, और जब उसका वो पाप चक्र पूरा हो गया तो उसके अंदर फिर जागृति उसकी पत्नी ने की कि आपके मित्र तो श्री कृष्ण हैं जो इस समय द्वारका के धीश हैं। तो उसकी प्रेरणा से वो भगवान को जब मिलने गया तो सबसे पहले भगवान ने सुदामा को अपने ही सिंहासन पर बिठाकर उसके चरण धोए। ध्यान से सुन लीजिए, जोड़े की सेवा जो हम लोग करते हैं ना,
जोड़े की सेवा, तो उसके चरण पखारे पहले किसने? भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश ने, त्रिलोक के मालिक ने, नारायण के अवतार ने। किसके? फटेहाल पंडित के, भूखे ब्राह्मण के, जिसने बेईमानी की थी भगवान के साथ, उसके भी चरण पखारे। तो इसको कहते हैं अपने आप को शुद्धता में रखना, अपने आप को मजबूत बनाकर रखना। क्योंकि शनि ग्रह ठीक कर लिया भगवान ने अपने भगवान को तो सारी चीजें पता है, लेकिन जब वो मानव जोनि में आते हैं तो ये सारे कर्म वो करके दिखाते हैं। वो हंसते भी हैं, वो रोते भी हैं, वो परेशानियों में घबराते भी हैं, समझ गए? वो रण छोड़ दास भी बनते हैं, रण छोड़कर भी चले जाते हैं। वो जब सीता माता का अपहरण किया रावण ने तो वो बिलखते भी हैं। क्यों? क्योंकि मानव जोनि में आकर वो लीला कर रहे होते हैं। और बहुत सारे मूर्ख मुझे कहते हैं, या कभी कभी बहस हो जाती, क्योंकि तुम्हारे भगवान रोते हैं यार। वो रोते इसलिए हैं कि वो मानव जोनि में हैं, वो ऐसी लीला कर रहे हैं, वो मानव को संदेश देते हैं कि सुख और दुख जीवन का वो हिस्सा है कि नारायण भी अगर इस मानव वेश में आ जाए उसको भी ये भुगतना पड़ता है। तो जोड़े की सेवा की बात मैं कर रहा था आपके साथ। ब्लैक शू पॉलिश का डोनेशन जरूर कीजिए मंदिर या गुरुद्वारे के जोड़ा खाना में। ब्रश जरूर दान कीजिए जिससे शूज साफ किए जाते हैं। और अगर आपको परेशानी हो, विशेषकर सिंह लगन को बता रहा हूं मैं आज, कि आपकी कुंडली का शनि आपके लिए बीमारियां पैदा कर रहा है, जैसे आजकल पैदा कर रहा है सबके लिए। आजकल शनि 29 सितंबर तक वक्री है। विशेषकर सिंह लगन वाले लोग शारीरिक कष्ट झेल रहे हैं, तो उन्हें लंगर में जाकर उड़द की दाल, काले चने, चाय पत्ती का दान करना चाहिए। और उन्हें जोड़े खाने की सेवा में शू पॉलिश का दान करना चाहिए, शू ब्रश का दान करना चाहिए। उन्हें झुग्गी झोपड़ी के स्लम एरिया में जाकर गरीब बच्चों को शनि रूपी चीजें खिलाकर प्रसन्न करना चाहिए, ताकि रोग, शत्रु और कर्जा आपको फिर सता नहीं सकता। इस तरह आपका छठा भाव आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप शनि की चीजें दान करेंगे, गरीब बच्चा जब प्रसन्न होगा, तो सप्तम भाव का स्वामी भी शनि है। क्योंकि सप्तम भाव रीजन टू डेथ होता है। सीधा मार्केश दो घर होते हैं, दूसरा घर और सातवां घर। इनसे भी आयु क्षीण होती है। क्यों? क्योंकि दूसरा घर जो है वो तीसरे का 12वां घर है। पराक्रम का व्यय दूसरे घर से होना है। जब आपकी बॉडी का पराक्रम खत्म हो जाएगा, डिसीजन पावर खत्म हो जाएगी, उठने की बैठने की शक्ति खत्म हो जाएगी, बेड पर लेट गए, ऑक्सीजन लग गई, वेंटिलेटर लग गया, तो समझ लीजिए दो ग्रह घर काम कर रहे होते हैं। एक दूसरा मार्केश, एक सातवां मार्केश। तो शनि ग्रह की काली चीज गरीब बच्चे को डोनेट करके जब वो खुश हो गया तो सप्तम भाव मजबूत होगा, मारक तत्व समाप्त हो जाएगा, पति पत्नी का सुख बढ़ेगा। क्योंकि सातवें घर को मैरिज का भी घर कहा गया, गृहस्थी का सुख बढ़ेगा। और जब शनि प्रसन्न हो गया तो शत्रु, रोग, कर्जा तो फिर आ नहीं सकता जिसके ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो जाए, क्योंकि इस कलयुग के न्यायाधीश शनि ग्रह है। तो सिंह लगन वालों के लिए शनि ग्रह जो हैं वो छठे घर के भी स्वामी हैं और सातवें घर के भी स्वामी हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों घर मारक घर होते हैं। जिसको आप लोग विवाह का घर कहते हैं ना, वो मृत्यु का कारक घर होता है। पति पत्नी पतन के कारक होते हैं। इनके जीवन में आते ही आयु में बुढ़ापा और तेजी से आना शुरू होता है, क्योंकि वीर्य और रज का नाश करते हैं हम लोग, स्पर्म डाउन करते हैं हम लोग, समझ गए? हार्मोन्स की बैलेंसिंग को खराब कर बैठते हैं। पता नहीं होता हमें कैसे क्या करना है। बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उधर नहीं जाऊंगा, लगन में ही रहूंगा, ठीक है? चलिए, सिंह लगन वालों का अष्टम भाव का स्वामी जुपिटर है। अभी मैंने वैसे तो स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था कि ये आपकी संतान का भी स्वामी है जुपिटर, और अष्टम भाव का भी स्वामी है जुपिटर। इसलिए बहुत सारे सिंह लगन वालों को मैंने देखा है कि अपनी संतान से वो कभी संतुष्ट नहीं होते। वैसे तो सिंह लगन को मैंने संतुष्ट कभी देखा नहीं है,
सच सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने थम्स अप दिखाया था तो सुन रहे हैं। क्योंकि सिंह लगन जो है उसका साइन जो है वो बब्बर शेर होता है, शेर। अब शेर क्या चाहता है कि सब मेरे अकॉर्डिंग रहो, मेरा रूल होगा, मैं ही शासन करूंगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। ये सिंह लगन वाले चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर शेर जैसी शक्ति होती है, शेर जैसी ताकत होती है। लेकिन अब क्या करें, सामने मकर भी हो सकता है, मगरमच्छ, जो बिल्कुल आंखें बंद करके मूंद के बैठा रहता है, शेर की टांग भी खा जाता है, समझ गए। इसलिए कई बार क्लैशिंग होती है सिंह लगन वालों की अपने ही जीवन साथी के साथ, अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही कुलीग्स के साथ, अपने ही ऑफिस वर्कर्स के साथ, समझ गए। क्योंकि वो सामने वाला कहता मेरे अंदर मेरी क्वालिटीज हैं, शेर कहता मैं ही राजा होता हूं। इसलिए टकराव की स्थिति ज्यादा होती है सिंह लगन वालों की। ये तो कुछ बन जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वैसे मैंने देखा है बड़े बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े राजगद्दियों तक पहुंचे हैं सिंह लगन वाले। उनके हाथ में चाबुक और डंडा आ ही जाता है, किसी ना किसी तरह रूलिंग करने लग जाते हैं वो। और जब तो वो रूलिंग करते हैं, फिर तो ये डॉली देखो कैसे खुश हो रही है ना। ये ज्योतिष की स्टूडेंट भी है, ये हमारी बहुत धाकड़ वकील भी है। सुन लो सारे जाने, 45 लोग देख रहे हैं, डॉली गरेवाल ने नीचे इतने स्माइली भेज दिया मुझे। ये सिंह लगन है, ये धाकड़ वकील भी है। कचहरी में जहाँ खड़ी हुई थी लुधियाना में, वहां पर धरती कांपती है फिर। और मैं इसी को लेके जाता हूँ, जब भी अपने केस में लेके जाता हूँ मैं कहता हूँ डॉली तू आ जा, जज साहब के सामने आ जा, मेरी तरफ से पहुंच जा, ठीक है। तो मेरी पैरवी करने भी आती है ये। तो ये धाकड़ है, और सिंह लगन वाले धाकड़ ही होते हैं। तो धाकड़ जब हाथ में उनके हंटर हो तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन सामने वाला अगर चाबुक चला दे तो फिर ये सबसे परेशान होते हैं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि सिंह लगन वालों का टकराव सबके साथ ज़्यादा बनता है। तो ये डॉली बड़ी खुश हो रही है आज। तो इसीलिए पंचम भाव, आइए वापस टॉपिक पे चलते हैं, कॉमेडी नहीं करेंगे। 8वें भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी आपका जुपिटर ही होता है। इसलिए आपको अष्टम भाव को अगर ठीक करना हो, गुरु ग्रह को, साथ में पंचम भाव अपने आप ठीक हो जाएगा। उसका फॉर्मूला वही है कि जुपिटर के कारक अपने कुल गुरु, अपने कुल पुरोहित या किसी को भी गुरु मानकर उसको बृहस्पति की चीजें भेंट करें, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, पीले वस्त्र आ जाते हैं, पीली मिठाई आ जाती है, पीले फल आ जाते हैं, और गोल्ड भी होता है, सोना भी होता है। कई लोग मुझे लिखते रहते हैं पंडित जी हम तो आपको गुरु मानते हैं, तो जब भी भेंट कर रहा हूँ गोल्ड भेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये अष्टम स्थान को अगर आपने ठीक करना है, तो जिसको भी आप गुरु समान समझते हो, किसी बुजुर्ग को, किसी कुल गुरु को, कुल पुरोहित को, अपने टीचर को, गाइड को, मेंटर को, है ना, तो पीली चीजें भेंट करेंगे तो आपको अष्टम का दुष्फल नहीं मिलेगा, 8वां घर भी ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो सिंह लगन के 12वें घर की बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं मैं कि 12वें घर में राशि आती है करक, जो कि देव श्रेणी की ही राशि है। सिंह लगन खुद भी देव श्रेणी का लगन है, और उसके 12वें घर में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। तो ये बहुत एक असमंजस भरी, कंफ्यूजन भरी बात है कि चंद्रमा अपनी ही श्रेणी के सिंह लगन के लिए नेगेटिव प्लैनेट है, व्यय स्थान का स्वामी है। तो 12वें घर में अगर कोई ग्रह आपके एक्टिव हो जाए, या 12वें घर का स्वामी चंद्रमा एक्टिव हो जाए दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, तो उतने दिन खराब जाते हैं। मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा चल रही है तो महादशा बहुत बढ़िया, लेकिन बीच में चंद्रमा की अंतरदशा आ गई तो खर्चे वाला ग्रह जाग जाएगा, व्यय स्थान जाग जाएगा, परेशानी, टेंशन, हॉस्पिटल, लीगल प्रॉब्लम्स चंद्रमा देता है। विदेश की यात्रा भी देता है यहां पे चंद्रमा, ये भी याद रख लीजिए।
संतोष कपूर जी ने लिखा है कि वीडियो रुक रही है। अगर तो सबको रुक रही है तो मुझे बताइए, अगर केवल उनको ही रुक रही है तो उनके फिर लाइव उनके इंटरनेट में परेशानी हो सकती है। अगर ज़्यादा लोगों ने, तो किसी ने नहीं लिखा, सिर्फ संतोष कपूर मल्होत्रा जी ने लिखा है। तो सिंह लगन का 12वां घर एक्टिव होता है चंद्रमा के आने से, चंद्रमा की दशा से, अंतरदशा से, प्रत्यंतर दशा से। तो जब भी ऐसा हो कि 12वां घर एक्टिव हो गया है तो आपको चंद्र के दान करने हैं, नॉट इन टेम्पल। कई लोग जब भी कहें ना चंद्रमा की वाइट चीजें दान करो, दूध, चावल, चीनी, आटा, तो लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को चढ़ा दें क्या? नो 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 नो। जब आपने टेक्निकली बात करनी है तो इमोशनल नहीं होना, बीच में फिर रिलीजन नहीं आएगा, फिर एस्ट्रोलॉजी के लॉजिक्स आएंगे। तो सिंह लगन वालों को 12वें घर का जब दुष्प्रभाव मिल रहा हो तो आपको चावल, चीनी, दूध, आटा भी हो सकता है, जो कच्चा आटा वो चंद्रमा का है, वो गरीब को देना है, लंगर में देना है। खासकर अगर किसी गरीब बुजुर्ग लेडी को दे देंगे, बुढ़िया को दे देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका चंद्रमा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी सब ने बता दिया है कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है। तो हो सकता है उनके पर्सनल इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं ना चलता, जब भी वीडियो रुकती है तो उनको ये नहीं समझ आएगी कि इस तरफ से खराबी है या उस तरफ से। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग जब आंसर दे देते हैं ना कि ऑडियो वीडियो ठीक है, तो फिर हो सकता है संतोष जी के अपने इंटरनेट में प्रॉब्लम होगी। तो सिंह लगन वालों को अब ये समझ जाना चाहिए कि 6, 8, 12 में आपको 12वें घर के दान करने हैं, चंद्रमा के, वाइट चीजों के, और शनि के भी दान करने हैं, छठे घर को शांत रखने के लिए, काली चीजों के। लेकिन 8वें घर को आपको ट्यून करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 8वें घर का स्वामी गुरु है तो आपकी संतान का स्वामी भी गुरु ही है। तो आपको पीली चीजें अपने बुजुर्गों को, गुरुओं को भेंट करनी है, उससे आपका अष्टम का दोष दूर हो जाएगा। और वैसे भी हमेशा याद रखिए, जो लगन, पंचम, नवम के ग्रह होते हैं, अगर उनकी दूसरी राशि 6, 8, 12 में आ जाए तो उसको ट्यून करना है, ट्यून करके सेट करना है, डोनेट करके वीक नहीं करना उसको, ठीक है। और विशेषकर ये ख्याल रखा जाता है कि अगर आप देव श्रेणी के हैं तो वो देव श्रेणी का ग्रह है या दैत्य श्रेणी का ग्रह है। अगर दैत्य श्रेणी का ग्रह छठे और सातवें और 8वें घर का मालिक हो तो उसकी डोनेशन से वो ठीक होता है, वो ट्यूनिंग अलग चीज होती है उसकी फिर, ठीक है। तो दोस्तों, आज का जो लाइव है इसकी मैं टाइमिंग देख लूँ, हाँ 52 मिनट्स का हो गया है, तो लगभग 1 घंटे का लाइव करना है मुझे। तो आप समझ गए हैं आप। तो अगर आपके मन में कोई संशय है, 52 मिनट हुए हैं, 8 मिनट आपसे और बात करूंगा, और कल बात करेंगे कन्या लगन वालों की, ठीक है। अगर सिंह लगन वालों का कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं। सबसे नीचे किसने लिखा है? रामदेव गर्ग जी ने, जय माता दी। डॉली गरेवा ने लिखा है, कुत्ते को दूध पिला सकते हैं पंडित जी? हाँ बिल्कुल, कुत्ते को दूध पिलाने से भी आपके चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो दान करना है। बेजुबान जानवर को दिया दान तो सबसे उत्तम माना गया है, समझ गए। बच्चे को दिया गया दान, जो असहाय बच्चा होता है, क्योंकि कोई पढ़ने में अक्षम हो तो उसकी विद्या में सहायता करना, बेजुबान जानवर की सहायता करना, और मरीज को दान करना, कोई रोगी हो, और बुजुर्ग को दान करना जो अपनी आयु के कारण इतना ढल चुका हो कि उसका कोई सहारा ना हो। सो ये चीजें दान में मानी जाती हैं। हिष्ट पुष्ट को दान किया कोई फायदा नहीं होता है ना। अच्छा भला तगड़ा आदमी हो तो आप कहें ये लो दूध पी ले, तो और दूध पी के और तगड़ा हो जाए तो वो बदमाशियां करेगा, क्योंकि वो फिर खाली घूम रहा होता है। हिष्ट पुष्ट को बोलो जाओ भैया अपने लिए काम काज ढूंढो, कोई मेहनत करो। बच्चे को, पंछी को, जानवर को, असहाय को, ठीक है, बुजुर्ग को, बीमार को, रोगी को, जिसको कोई देखने वाला ना हो, उसको किया हुआ दान बहुत ही शुभ प्रभाव देता है। तो आप कुत्ते को भी दूध पिला सकते हैं, गरीब बच्चों को भी दूध पिला सकते हैं, बुजुर्गों को भी दूध पिला सकते हैं।
तो ये सिंह लगन वाले अगर अपना 12वां घर जो है दोष मुक्त करना चाहते हो तो चावल, चीनी, आटा, दूध बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए। और सुखबीर जी ने लिखा कि ये सारे उपाय कोई भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, जो 6, 8, 12 की मैं बात बताता हूँ ना, वो मैं लॉर्ड ऑफ 6th, लॉर्ड ऑफ 8th और लॉर्ड ऑफ 12th की बात कर रहा हूँ। ये कोई भी कर सकता है। क्यों क्यों यूनिवर्सल कर सकता है? मान लीजिए अभी अभी आपको बताया चंद्र की वाइट चीज दान करनी है। 12वें घर का स्वामी मान लीजिए आपके किसी भी हाउस में चला गया, उस घर को खराब कर रहा होता है। ठीक है, सिंह लगन हो, चंद्रमा 7वें घर में आ जाए तो सास बहू का झगड़ा करवाता है, क्योंकि 12वें घर को कहा जाता है सेपरेटिव नेचर प्लैनेट। सिंह लगन हो, चंद्रमा 10वें घर में आ जाए, वो कहता है कि अलग करने वाला ग्रह पिता के घर में आ गया, कारोबार कभी चलने नहीं देगा, बाप से कभी बनने नहीं देगा, तो वहां पर चंद्र के दान होने हैं। सिंह लगन हो, चंद्रमा दूसरे घर में आ जाए, वो कहता कि व्यय का स्वामी धन के स्थान में है, सारा पैसा खा जाएगा, इसलिए चंद्रमा के दान करने हैं। सिंह लगन हो, चंद्रमा चौथे घर में आ जाए तो 12वां घर अपनी सारी नेगेटिविटी माता, भूमि, वाहन को दे देता है। माँ बीमार कर देता है, वाहन के एक्सीडेंट होते हैं, जमीन जायदाद का सुख नहीं मिल पाता। तो ये यूनिवर्सल रेमेडीज हैं। 6, 8, 12 के लॉर्ड आपको क्या करने हैं ये समझा रहा हूं, ये यूनिवर्सल है, ये करने ही होते हैं। यह सिंह लगन वालों का शनि है, 6ठे और 7वें घर का स्वामी दोनों मारक हैं, ये डोनेशन से ठीक होना ही है। किसी भी हाउस में जाएगा परेशानी पैदा करेगा बस। अब 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जा देता है। अगर 6ठे घर का स्वामी लगन में बैठ गया तो सर में दर्द देगा, दूसरे घर में बैठ गया दांत खराब कर देगा, तीसरे घर में बैठ गया गला खराब कर देगा, चौथे घर में बैठ गया हार्ट की ट्रबल दे देगा, 5वें घर में बैठ गया स्टमक की ट्रबल दे देगा, 6ठे घर में बैठ जाए तो न्यूट्रल तो हो जाता है लेकिन अननोन ट्रबल देता है, 7वें घर में चला जाए तो फिर मैरिज लाइफ को खराब करता है। तो 6th लॉर्ड जहां भी जाएगा वहां पे बीमारी, शत्रु पैदा करेगा, तो उसके भी यूनिवर्सल दान होते हैं। तो ये जो टॉपिक चल रहा है ये यूनिवर्सल दान का है। मैं आपको बिल्कुल नहीं समझा रहा कि 6ठे घर में कौन सा ग्रह चला जाए, वो फिर देख देख के दान किया जाता है। अगर लगन का स्वामी 6ठे घर में चला जाए उसका दान नहीं किया जाता, उस ग्रह का जो लगन का स्वामी होता है, क्योंकि उससे तो लगन वीक हो जाएगा। फिर उसको तो रतन पहना जाता है, कपड़ा पहना जाता है, तिलक लगाया जाता है, यूज करके मजबूत किया जाता है। उस घर के स्वामी को डाउन करना है जो 6ठे घर का स्वामी होगा, लगन के स्वामी को मजबूत करना है। तो यहां पर मैं ग्रह की बात नहीं बता रहा, लगन माफ कीजिएगा 6ठे, 8वें, 12वें के लॉर्ड की बात बता रहा हूं। ठीक है, मोहित आनंद जी कह रहे हैं कि घर में अगर दूध बहुत बार उबलता है तो इसका कोई कारण होता है? हाँ बिल्कुल, इसका कारण होता है चंद्र खराब है आपके घर में मैक्सिमम लोगों का, और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा और बरकत की कमी रहेगी। मोहित सेठी लिख रहे हैं सिंह लगन 12th लॉर्ड मून कंजक्शन विद केतु इन द 5th हाउस। हाँ, चंद्र केतु तो एक बहुत बड़ा पितृदोष माना गया है, इसको मातृश्राप कहा गया है। तो चंद्रमा राहु या केतु के साथ अगर पंचम भाव में है सिंह लगन के, औलाद का सुख मंदा, विद्या कमजोर, बच्चों में अगर आपने देखा होगा कि कई बार फीमेल बच्चा ज़्यादा मेल कम, अगर बच्चे पैदा हो जाएंगे तो धीरे धीरे माँ बाप को वो त्याग देते हैं। पंचम भाव में सबसे खराब दोष है ये, चंद्रमा और केतु को चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं, चंद्रमा राहु को चंद्र ग्रहण दोष कहते हैं। हाँ, अब आप ये समझ लीजिए, अभी श्राद्धों के दिन शुरू हो जाने हैं। 2 सितंबर से पूर्णमासी का श्राद्ध है और 3 से पहला श्राद्ध है। 2 से लेकर 17 सितंबर तक जिन जिन की कुंडलियों में भी किसी भी प्रकार का पितृदोष है, राहु केतु के कारण बन जाता है या सर्प दोष है, तो आप इन सारे श्राद्धों का उपयोग कर सकते हैं। उसका फिर स्पेशल उपाय करवाया जाता है श्राद्धों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए साथ साथ में, बड़ी कीमती बातें होती हैं ये, क्योंकि स्पेशल डेज के अंदर जो काम किया जाए वो बहुत बढ़िया शानदार फल देता है। तो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के अंदर अंदर
जितनी भी नेगेटिविटी आपकी कुंडली के ग्रहों में है, क्योंकि पितरों का वास धरती के ऊपर होता है, तो उनको जल्दी अंश मिलता है। उसकी पाठ पूजा दान जाप उपाय करवाए जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। संदीप कुमार ने लिखा कि 6th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड कंजशन इन द 2nd हाउस। तो ये भी बहुत खराब चीज होती है भैया। छठा घर और 8वां घर तो दोनों ही मारक हैं। धन के घर में बैठ गए तो धन की समाप्ति कर देते हैं। आर्थिक रूप से वो कमजोर होगा आदमी जिसके दूसरे घर में षष्टेश और अष्टमेश होंगे, वो भी खराब होते हैं। विद्यासागर भूषण जी लिख रहे हैं, हर हर महादेव, यदि चंद्र केतु छठे भाव में हो तो, चंद्र केतु छठे भाव में हो तो बहुत जल्दी एलर्जी की बीमारी लगेगी, छाती चेस्ट जाम रहेगी, गले के रोग लगेंगे, छींकें आएंगी, आंखों में नज़ला, नाक में पानी, आंखों में पानी, नज़ला जुकाम लगा रहेगा। तो ये बीमारी का बड़ा योग होता है। जिन जिनका चंद्र भी खराब है उनको भी ये जो वायरस के संक्रमण के दिन होते हैं बचना पड़ेगा, ताकि सामने वाला कोई छींक रहा है तो आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव आएगा, चंद्र जिनका वीक होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें चंद्र केतु। जंडू जी ने लिखा है, सिंह लगन में गुरु मून शुक्र सन हो। तो ये भैया ऐसा लगता है ना, अब आप पर्सनल बातों पे उतर आए हैं। 6, 8, 12 की बात हो रही है जंडू जी, 6, 8, 12 की कहानियां नहीं है यहाँ पे। जुपिटर इन द सिंह लगन बहुत अच्छा होता है भाई, ठीक है। भूमिका गौरव दंड ने कोई कहानी लिखी है, वो मैं नहीं पढ़ने वाला। इतना लंबा कौन पढ़ेगा भाई, 1-2 वर्ड्स लिखो बस, पूरी कथा लिखी है। सिंह लगन 12th लॉर्ड मून कंजशन विद केतु, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मोहित आनंद जी को भी मैंने बता दिया था, दूध उबले तो। चलिए अब ऊपर कईयों के नाम वगैरह निकल गए, उनको जाने दो, नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है आपने। मीना शर्मा ने लिखा कि अगर शुक्र और मून 3rd हाउस में हो। नहीं भैया, 3rd हाउस की बात नहीं चल रही, 6, 8, 12 की बात चल रही है। आप ना अब अपनी पत्रियों के ग्रह ढूंढ रहे हैं कि मेरी पत्री में शुक्र और मून 3rd हाउस में है, सिंह लगन। उसका मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला। अगर किसी को पर्सनल पूछना है ना तो व्हाट्सएप में जाइए प्रोफेशनल वे से। ये टॉपिक है छठा घर, 8वां घर, 12वां घर। आप चाहते हैं कि यहाँ बैठकर आपकी कुंडली बताऊं तो नहीं होगा। हाँ, अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, फीस नहीं भरना चाहते, तो फिर वो वीरवार को फ्री कंसल्टेंसी दिन रखा हुआ है गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उस दिन आप कॉल करें। यहाँ 6, 8, 12 की बात हो रही है, तीसरे घर में शुक्र चंद्र की नहीं हो रही। सुखबीर कौर जी ने पूछा क्या करना होगा श्राद्ध में। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, श्राद्ध जो होते हैं, है ना, वो पितरों को याद करके, अपने बुजुर्गों को याद करके दान पुण्य के दिन माने गए हैं। अब इसकी 2 थ्योरीज हैं। इसका कुंडली के साथ कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जो हम अपने पूर्वजों को, बुजुर्गों को, परदादा को, दादा को जो चले गए उनको याद करके डोनेशन देते हैं, उसका कुंडली के साथ कोई वास्ता नहीं है। हम पिंड दान करते हैं, हम पिहोवा जाते हैं, हम कुरुक्षेत्र चले जाएं, हम गया जी चले जाएं, हम हरिद्वार चले जाएं, उसका कुंडली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि ये जो कुंडली है हमारी, ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होती है। इसका संबंध केवल ग्रहों की स्थिति के साथ है। पूर्वजों के नाम का दान पुण्य करना जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसका मकसद ये है कि इस पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, हमें अपने दादा परदादा की जानकारी रहे और उसी बहाने कुत्ते को, कौवे को, निर्धन को, गरीब को दान पुण्य करें। ब्राह्मण को घर में बुलाकर श्लोक पढ़वाए जाए ताकि धर्म की स्थापना हो सके, ठीक है। ये कोई, कई लोग इसके ऊपर बहस करते हैं ना कि पखंड है ये। नो, ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब है धर्म की स्थापना होगी जब ब्राह्मण आपके घर में आकर श्लोक पाठ करेगा। इसका मतलब है कि आपके हाथ से कुत्ते की सेवा होगी, कौवे की सेवा होगी, निर्धन को दान होगा। तो दान पुण्य का अलग से फल मिलेगा, धर्म की स्थापना अलग से होगी, और अपने पूर्वजों के बारे में बच्चों को, अगली पीढ़ी को आप बताकर जाएंगे। इसका यह मतलब होता है श्राद्ध क्रिया का, ठीक है।
और जो पितरों को अंश जाता है वो एक पूरी अलग बात है। उसके लिए किसी दिन आपको गरुड़ पुराण पढ़ के सुनाऊंगा, तब आप हैरान होंगे कि इसके पीछे कितना बड़ा साइंस है। हाँ, जो लोग इसको नहीं समझ पाए किसी जमाने में, उन्होंने इसका खंडन किया होगा, मैं मानता हूं, लेकिन वो मैं समझता हूं कि जानकारी की कमी होगी। अब सूर्य को जल देना है ना, इसका भी खंडन हो सकता है कि सूर्य तो करोड़ों मील दूर है, लेकिन वाटर वेपोरेशन अगर कोई टेक्निकली कोई साइंटिस्ट समझ जाता उस समय जब सूर्य के जल देने का खंडन किया जा रहा हो, तो उसे समझाया जाता बड़े प्यार से कि प्यारे मियाँ, सूर्य को जल देने का मतलब है कि अंजलि भर अपना अंश सूर्य नारायण के आगे किया जाता है कि वो वेपोरेट करें। और मैं आपको बता दूं कि मेरे खेतों में सूर्य देव जल चढ़ा सकते हैं अगर मैं अपने घर में खड़ा होकर जल चढ़ाऊं, क्योंकि सूर्य देव ने वही जल उठा के वेपोरेट करके आकाश के माध्यम से दुनिया भर में बारिश कर देनी होती है। समझ गए? इट्स अ वेपोरेशन सिस्टम। इसके लिए बड़ा साइंटिफिक माइंड चाहिए, बड़ा टेक्निकल माइंड चाहिए इन बातों को समझने के लिए। खंडन करना बहुत आसान बात है। हाँ, ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये खंडन बहुत आसान काम है। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक माइंड से, कोई लॉजिकल माइंड से, कोई टेक्निकल माइंड से समझेगा तो हमारे शास्त्र की हर विधि, हर क्रिया, चाहे वो श्राद्ध क्रिया है, चाहे वो सूर्य देव को जल देना है, टेक्निकल और साइंटिफिक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। रामदेव गर्ग जी, हिमांशु अरोड़ा ने लिखा कि चंद्र बुध 9th हाउस में हो। भैया 6, 8, 12 की बात हो रही है हिमांशु अरोड़ा, तुम्हारे 9th हाउस में चंद्र बुध बहुत अच्छे लग रहे हैं। संदीप कुमार ने पूछा कि 12th लॉर्ड 8th हाउस में आ जाए तब। हाँ, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग की संज्ञा दी गई है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि एक नेगेटिव हाउस का लॉर्ड दूसरे नेगेटिव हाउस में चला जाए, कि 12th का लॉर्ड 8th में, तो व्यय की मृत्यु हो गई कि नुकसान नहीं होगा बाप का। 6ठे का लॉर्ड 8th में, शत्रु की ही मृत्यु हो गई, इसको शत्रु हंता योग कहा गया। 8th का लॉर्ड 6th में, वो कहता कि अब ये खुद ही जाकर बीमार हो गया जो शत्रु है। समझ गए? तो ये 6ठे का 8वें में, 8वें का 12वें में, 12वें का 8वें में, 12वें का 6ठे में, ये जो ट्रांसफर होती है ये बहुत बढ़िया होती है। ये अपने आप बम डिफ्यूज हो जाता है। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि राम राम जी, कुंभ लगन का कुछ बताएं प्लीज। कुंभ लगन की बारी आएगी 3रे 4थे एपिसोड में। बबीता शर्मा जी कह रहे हैं कि पंडित जी, आजकल एक मैसेज वायरल हो रहा है कि गणपति का विसर्जन नहीं करना चाहिए, इससे घर का सुख सौभाग्य चला जाता है। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि गणेश जी जो हैं, उन्होंने अपने दांत के साथ महाभारत लिखी थी। वो दांत जो भगवान परशुराम ने उनका फरसे से उखाड़ दिया था, गणेश जी ने। ऋषि वेद व्यास ने यह शर्त रखी थी कि मैं जब महाभारत की कथा का व्याख्यान करूंगा तो मुझे लेखन करने वाला कोई और देवता चाहिए, और जो देवता रुकेगा नहीं, मैंने इसको पूरा करना है। जैसे मान लीजिए 10 दिन में, तो वो मैं बोलता जाऊंगा और एक लिखारी होना चाहिए जो लिखता जाए। सभी देवी देवता पीछे हट गए, तो गणपति जी ने कहा कि मैं लिखूंगा महाभारत। तो गणेश जी ने महाभारत की कथा लिखनी शुरू की, व्यास जी ने बोलनी शुरू की। जब तक महाभारत की कथा पूर्ण हुई, गणेश जी की बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया था। सुन लीजिए ध्यान से, गणेश जी की बॉडी का टेम्परेचर हीट अप हो गया था, जिसको कहते हैं बुखार हो जाना, है ना। गर्मी में मतलब एक ही जगह बैठकर लिखते जाना, जितने मर्जी दिन लग गए, 10 दिन का खेल। तो जब महाभारत की कथा संपूर्ण हुई, ऋषि वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रणाम करने के लिए स्पर्श किया जब, तो घबरा गए कि गणपति का तो शरीर बहुत गर्म है। तो उन्होंने गणपति भगवान को जाकर गंगा में, जिसको कहते हैं ना, जैसे बुजुर्ग कहते हैं चल एक चुब्बी और ला, एक डुबकी और लगा, स्नान करवाया था। गणपति भगवान को ऋषि वेद व्यास ने
महाभारत की कथा संपूर्ण होने के बाद बॉडी को, हीट को ठंडा करने के लिए स्नान करवाया था। अब जब वो उनका स्नान हो गया तो गणपति फिर अपने लोक में चले गए थे। ये कथा है। अब आ जाइए मृत्यु लोक पे वापस हम लोगों के बीच में, है ना, कि वो कहते हैं जी गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए, इससे घर का सुख सौभाग्य चला जाता है। इसको आप समझ लीजिए। अगर तो सही शास्त्र विधि से आपने गणपति जी की मूर्ति मिट्टी, गोबर, दूर्वा और बीज भर के बनाई है, ध्यान से समझ लीजिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। गणपति जी की विसर्जन करने वाली मूर्ति, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की और केमिकल डाल देते हैं उसमें रंगों का, उसको सजावट करने के लिए, वो 100% एक नेगेटिव थ्योरी है। अगर सही शास्त्र के अनुसार गणपति की मूर्ति शुद्ध मिट्टी, गोबर, उसके बीच में दूर्वा पड़ती है और उसके बीच में बीज पड़ते हैं, तुलसी का, गिलोय का, नीम का, नींबू का, जितने भी फलदार पेड़ हों या औषधीय पेड़ हों उनके बीज पड़ते हैं। तो गणपति भगवान की जो पूजन अर्चन करने वाली मूर्ति जितनी मर्जी बनाई है, लोहे की बनाई है, सोने की बनाई है, कांसे की बनाई है, प्लास्टर पेरिस की बनाई है, लेकिन जो गणपति भगवान की विसर्जन करने वाली प्रतिमा होती है वो इतनी होती है जितना मेरा हाथ है। बस ये ज्ञान लेना पड़ेगा हमें। बस इतनी, 10 इंच हो गया मेरा हाथ, तो 10 साढ़े 10 इंच का मेरा हाथ है, इतनी मूर्ति होती है। वो होती है मिट्टी की, गोबर की, दूर्वा होती है उसमें और बीज होते हैं। उसको फिर विसर्जन किया जाता है। उसके विसर्जन करने से सौभाग्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जहां जाएगा वहां पर ग्रीनरी होगी, वहां पर दूर्वा आएगी, घास उग जाएगी, अर्थ की जो वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, वो कम होगी। बीज जहां भी रुक जाएगा, कहीं पे तुलसी, कहीं पे नीम, कहीं पे आम, कहीं पे गिलोय, कुछ ना कुछ पैदा करेगा, उससे सौभाग्य पैदा होता है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस, बड़ी बड़ी मूर्तियां, रंगदार मूर्तियां, केमिकल की मूर्तियां दुर्भाग्य पैदा करती हैं। अब मैं समझ गया होगा कि क्यों विसर्जन किया गया। गणपति को स्नान करवाया गया था ऋषि वेदव्यास द्वारा, और जो फिर शास्त्र विधि बनी मिट्टी की, गोबर की, दूर्वा की और बीज से भरी हुई मूर्ति, और नेचुरल कलर किए जाते हैं उसके ऊपर। समझ गए? गणेश जी की सूंड लाल करनी हो तो लाल फूल को मसल के लाल किया जाता था। गणेश जी की बॉडी को ग्रीन करना हो तो ग्रीन रंग के पत्तों को घिसाकर हरा किया जाता था। ऐसे नहीं कि केमिकल बना दिए, पेंट बना दिए, वो नेगेटिव थ्योरी है। हाँ, गणपति भगवान का जो उत्सव सर्वप्रथम शिवाजी मराठे ने मनाना शुरू किया था, वो मुगलों के विरोध में, औरंगजेब के विरोध में हिंदुओं को एकत्रित करते थे। 10 दिन लगातार पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी मराठे जो हैं, जो छत्रपति महाराज हैं, उन्होंने हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए इस उत्सव की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश रूल में दोबारा इसको शुरू किया था, ताकि उस समय भी फिर भारतीयों को इकट्ठा किया जाए। और 10 दिन बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े बुद्धिमान आकर लेक्चर करते थे, तकरीरें करते थे, धर्म की जानकारी देते थे, संस्कारों की जानकारी देते थे, देश, धर्म और धरती को बचाने के फॉर्मूले बताते थे। लेकिन अब इसका विकृत रूप यह है कि 10 दिन एक तरफ गणपति जी का पंडाल होता है, एक तरफ डीजे चल रहा होता है, एक तरफ हुल्लड़बाजी, हुड़दंग हो रहा होता है, एक तरफ शराब पी के बीच में ही हुल्लड़बाजी, औरतों के साथ मिसबिहेव भी हो रहा होता है। तो ये चीज़ें सुधार करने वाली हैं। हमें इस सुधार की तरफ भी ध्यान देना होगा कि जो हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया, जो बाल गंगाधर तिलक ने किया, जो देश, धर्म और धरती को बचाने के लिए किया, एकता के लिए किया, उसमें सिर्फ धर्म का पुट नहीं था, उसमें एकता का भी पुट था, राष्ट्रीयता का भी पुट था, नेशनैलिटी का भी पुट था। लेकिन वो सब भूल गए हम लोग।
जंडू जी ने लिखा कि मेरे 12th हाउस में पूछा है गुरु शन अरे छोड़ो भैया, अब आपने कहा कि मैंने अपने 12th हाउस में पूछा है तो वो सारे खराब हो गए हैं। 12th हाउस का मतलब होता है नेगेटिव हाउस। गुरु भी गया, सूर्य भी गया, मून भी गया, शुक्र भी गया, तो सारे खराब हो गए। संध्या अवस्थी जी कह रहे हैं जुपिटर रेट्रोग्रेड इन 5th हाउस। चलो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। दिवाकर मिश्रा ने कहा कि वीरवार के लाइव का सही उत्तर। हिमांशु अरोड़ा ने कहा कि गुरु 6th का गुरु 6th का गुरु, तो गुरु को ही डोनेट कीजिए। आशु कपूर जी स्वागतम। राजेश शर्मा जी ने कोई किसी की पता नहीं क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी है या क्या, अच्छा 14710 ये टॉपिक लिखे हैं, चलो इनके ऊपर भी गौर करेंगे। जितेंद्र कुमार, शशि जोशी ने कहा अष्टम राहु। अष्टम राहु तो बहुत खराब चीज़ का नाम है, आत्महत्या तक ले जाता है। वरिंदर शर्मा जी ने कहा कि मकर लगन, सैटर्न इन द 8th हाउस, मार्स इन द 6th हाउस, तो मार्स के डोनेशन कीजिए और नीलम पहन के रखिए। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मकर लगन, सैटर्न इन द 8th हाउस, मकर लगन, सैटर्न इन द 8th हाउस, तो नीलम पहनिए, शनिदेव की भक्ति कीजिए। संदीप कुमार ने लिखा धन्यवाद राजन जी, आपके मेरे दोनों क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। शशि जोशी जी ने फिर लिखा अष्टम राहु इन द कर्क लगन वेरी डेंजरस, मानसिक परेशानियां, आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा करता है। सज्जन सिंह, सनी बलराज, विद्यासागर भूषण। संतोष कपूर जी ने कहा कि क्या घर के गमले में भी मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने घर में एक गमले में जल डालिए और जो मिट्टी की मूर्ति जिसमें दूर्वा हो, बीज हो, गोबर हो, उसे उसी जल में छोड़ दीजिए ताकि वो घुल जाए। उसके बाद और भी मिट्टी डाल के अच्छा सा पौधा निकालिए। सज्जन सिंह कह रहे हैं बुध सूरज इन द 6th हाउस, दोनों बेकार हो गए। विद्यासागर ने कहा जी करपात्री महाराज की जय हो, बहुत बहुत जय जयकार हो। सुमन छाबड़ा ने कहा कि नमस्कार रिस्पेक्टेड राजन जी, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, लेट हो गए। बबीता जी ने धन्यवाद लिखा है। राजेश शर्मा जी ने भी जय भगवान परशुराम, और वर्ष ने अनुराग जुड़े हैं, और नीरू जी ने लिखा कि वेरी ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सो मच। चलिए नीरू जी से शुरू किया था और नीरू जी का ही लास्ट मैसेज लेते हैं, क्योंकि सिंह लगन के बारे में नीरू जी ने व्हाट्सएप में पूछा था कि कितने बजे लाइव होगा, तो नीरू जी आपसे ही शुरू किया था, आपसे ही समेट रहे हैं आज के लाइव को। तो दोस्तों कल बात करेंगे कन्या लगन वालों की, कि आपकी कुंडली दैत्य श्रेणी की कुंडली होती है। छठे घर का, 8वें घर का और 12वें घर का कौन सा ग्रह होता है, किसको ट्यून करना है, किसको डोनेट करना है। कन्या लगन वालों को अपने जीवन में सफलता के लिए, सुख के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए कैसे नेगेटिव हाउसेस को टैकल करना है, कल इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी जाते हुए आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के और भी मुझे व्हाट्सएप मिल रहे हैं श्राद्धों के विषय में। तो 2 सितंबर पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो किया जाएगा, और पहला श्राद्ध 3 सितंबर को ही माना जाएगा। अष्टमी का श्राद्ध बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको मेरी दादी माँ कहती थी अट्ठे का श्राद्ध है। तब मैं छोटा होता था, मैं कहा अट्ठे क्या होता है। जब मैंने बड़ा होकर पंचांग पढ़ना सीखा तो पता चला कि अष्टमी का श्राद्ध है। तो वो कहती थी अट्ठे 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 वाले दिन पीला धागा बन के लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, और फिर हमें वो मिट्टी के खिलौने देती थी उस दिन। तो मुझे आज भी वो बचपन मेरा याद है कि अष्टमी के दिन जो होगा ना श्राद्ध में, वो महालक्ष्मी का व्रत होता है पीले धागे वाला, वो बनेगा 10 सितंबर को। और दशमी का श्राद्ध जो है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो बनेगा 12 सितंबर को। और अस्सू दी संग्रांद, अश्विन माह की संक्रांति, पंजाबी में कहते हैं अस्सू दी संग्रांद, 16 सितंबर को। और लास्ट श्राद्ध 17 सितंबर को बनेगा, अमावस्या का श्राद्ध। जिन ऐसे भी कोई पूर्वज होते हैं जो लापता हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु की तिथि पता नहीं होती, कई लोग युद्ध में मारे गए, कई लोग आत्महत्या कर गए, कई लोग एक्सीडेंट में चले गए, कई फौजी भाइयों की डेड बॉडी नहीं मिलती। कई बार एक्सीडेंट में ऐसी बॉडी कुचली जाती है
कि लोहे की गाड़ी को काट कर निकालना पड़ता है, तो बॉडी के भी थोड़े बहुत पीसेस मिलते हैं। तो ऐसे जितने भी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं उनके लिए 17 सितंबर 2020 को, महाल्या कहते हैं उसको, अमावस्या का श्राद्ध होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी 2 तारीख से लेके 17 तारीख के श्राद्ध हैं, इनमें कोई भी कब कौन सा कुछ नहीं देखना आपको। आपको पूर्णमासी का करना है तो 2 तारीख को कीजिए, पहला करना है तो 3 तारीख को कीजिए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करके अंतिम करना है तो 17 तारीख को कीजिए। कोई भी किसी तरह के वहम में मत पड़िए। ठीक है, और जिनको अपनी, अब मैं आपको दोबारा बता देता हूं, श्राद्ध के किए गए दान पुण्य का कुंडली के ग्रहों के साथ कोई लिंक, कोई रिलेशन नहीं होता। जिनकी कुंडलियों में राहु केतु का दोष है, श्राप है, पितृ ऋण है, पितृदोष है, उसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, पिछले जन्म का आया हुआ है। कई लोग कहते हैं जी मेरी कुंडली में कैसे पितृ ऋण लग गया, मैं तो बुजुर्गों का श्राद्ध करता हूँ, मैं तो अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। भैया, ये जो आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, इसका भी हिसाब किताब लिख रहा है चित्रगुप्त, वो आपके अगले जन्म की कुंडली में आ जाएगा। नहीं तो फिर अष्टम स्थान को पिछले जन्म का लगन कहा जाता है, 8वें घर को पिछले जन्म का लगन कहा जाता है। उसको घुमा के पहले घर में ले आइए, आपको अपने पिछले जन्म के दर्शन हो जाएंगे। तो जो कर्म हम इस जन्म में कर रहे हैं, पूर्वजों के श्राद्ध, बुजुर्गों की सेवा, बेजुबान की सेवा, जानवरों की सेवा, गरीब की मदद, है ना, इसका लेखा जोखा हमें नेक्स्ट जीवन में मिलना है। जो हमारे पितृ ऋण, पितृ दोष, राहु केतु के सर्प दोष हमारी कुंडली में है, वो कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट बर्थ है। उसके टेक्निकली उपाय होते हैं, तो वो टेक्निकली उपाय भी होंगे 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। श्राद्ध भी होंगे 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक। इसमें कोई किसी तरह का भेद नहीं है कि पहला कब है, दूजा कब है। पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होगा, 3 सितंबर से पहला होगा, फिर उसके बाद 1, 2, 3 करते जाइए, 17 सितंबर को अंतिम वाला श्राद्ध होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट रखें, क्योंकि आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लॉकडाउन भी चल रहा है अभी, तो महामारी की भी संभावना चल रही है। वैसे ही मैंने बता दिया था अगस्त और सितंबर में महामारी अपने पीक पर जाएगी, फिर इसका ग्राफ अक्टूबर में गिरना है जाके, जब गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे, राहु केतु भी राशियां बदल जाएंगे। इस बीच 10 सितंबर को मंगल वक्री होना है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है सारी दुनिया को। उसमें लड़ाई झगड़े, ये वो प्रॉब्लम्स होनी है। ठीक है, तो मंगल वक्री के कारण भी आपको अपनी अपनी कुंडली देख लेनी चाहिए। वाहन ध्यान से चलाने चाहिए, किसी के साथ फालतू बहस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मंगल वक्री हर इंसान के दिमाग को क्रोध पैदा कर देता है। तो 10 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक मंगल वक्री रहेगा। इस बीच में बहुत उथल पुथल होगी पूरी दुनिया में। आज भी आपने देखा होगा खबरों में, शांति दूतों ने स्वीडन जैसा प्यारा मुल्क जला दिया है। हमारे जो इस दुनिया में कुछ विचरते हैं ना, जो उच्चा पजामा और लंबा कुर्ता पहन के घूमते हैं, शांति दूत, उन्होंने स्वीडन जैसा शानदार मुल्क, जहाँ के साइट सीन्स इतने अच्छे थे, वो भी जला दिया है। तो मंगल ग्रह का दंगल रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। आज हमारे पंजाब में इंडस्ट्रियल टाउन है मंडी गोबिंदगढ़, वहाँ पर एक फैक्ट्री में शायद बॉयलर ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे बहुत सारे लेबर जो है वो सीरियसली इंजर्ड हो गई है। तो मंगल ग्रह अपना बहुत नुकसान कर रहा है। तो 10 सितंबर को मंगल ने वक्री होना है, 14 नवंबर तक रहेगा। इसलिए अपने अपने बिहेव में शांति ले आइए। इसका मैंने आपको एक उपाय बताया था कि हनुमान जी का वो रूप जिसमें वो बिल्कुल आंखें बंद करके शांत होकर श्री राम की भक्ति कर रहे हैं, वो ऐसी फोटो, ऐसा चित्र प्रिंट आउट लेके अपने घर में रखें, अपने टेबल पर रखें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें। तो मंगल भी अगर दंगल करे तो असर नहीं करेगा आपके ऊपर, क्योंकि मंगल हनुमान जी को कहा गया है। अगर हनुमान जी के क्रोध से बचना है तो एक ही शरण है, भगवान श्री राम जी की। तो राम रक्षा स्तोत्र बहुत जरूरी है इन दिनों में। जो जो लोग ज्योतिष को समझते हैं वो सारी बातें अपने आप इन बातों को समझ जाते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों, आप नीरू शर्मा जी के बाद भी बहुत सारे कमेंट आपने लिखे हैं।
अब मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि नीरू जी से शुरू किया था सिंह लगन, नीरू जी के कमेंट में मैंने समाप्त कर दिया है। और जो आपके कमेंट हैं वो मैं आराम से पढ़ूंगा बैठकर। अगर मुझे कोई लगा कि आंसर देने वाला है, इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ज़रूरी है, तो मैं वहाँ लिख दूंगा, आपको आंसर लिख दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल कन्या लगन की बातें करेंगे और 6, 8, 12 इसी टॉपिक में रहेंगे। जो लोग मेरा 5वां घर, मेरा 12वां घर, मेरा 10वां घर, मेरा शुक्र राहु चंद्र 12वें, उनको याद दिला दूं, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9872065786। वहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिल जाएगी। हाँ, अगर आप फीस बचाना चाहते हैं, है ना, कि पैसे ना खर्चने पड़े, तो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, नीडीज़ के लिए वीरवार का दिन मैंने रखा हुआ है। उस दिन आप कॉल करके अपनी नीड पूरी कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो फीस नहीं पे कर सकते, जो एक्चुअल ज़रूरतमंद है। ठीक है, बाकी सबके लिए मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबको मैंने बताया हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूँ। इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, सत श्री अकाल।